वेलकम टू द डेली क्रिप्टो, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो इंटरनेट पर काफी वायरल है, या यूं कहें कि पूछा जा रहा है। सवाल है, 2009 में एक इथीरियम की कीमत भारतीय रुपए में कितनी थी? हाँ, ये सवाल मैंने भी देखा है। काफी लोग पूछते हैं ये। बिल्कुल। तो हमारे पास एक सोर्स है जो इसी आम धारणा को समझने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसी सोर्स के बेसिस पर इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इथीरियम का असली इतिहास क्या है और आज ये कहां खड़ा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। तो ये सोर्स बताता है कि ये सवाल उठता क्यों है, लोग क्यों सोचते हैं कि इथीरियम 2009 में था। हाँ, देखिए, बात ये है कि बहुत से लोग शायद ये मानते हैं कि इथीरियम भी बिटकॉइन जितना ही पुराना है। बिटकॉइन 2009 में आया था, तो उन्हें लगता है इथीरियम भी तभी आया होगा, इसीलिए वो 2009 की कीमत खोजते हैं। अच्छा, ये बात है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। पॉइंट ये है कि इथेरियम 2009 में अस्तित्व में ही नहीं था। था ही नहीं? नहीं, बिटकॉइन का पहला ब्लॉक जरूर 2009 में माइन हुआ था, वो सच है, लेकिन इथेरियम वो तो काफी बात की कहानी है। ओके, तो फिर असलियत क्या है? कब आया इथीरियम? सोर्स क्या कहता है? सोर्स के हिसाब से इथेरियम का जो आइडिया है वो 2013 में विटालिक ब्यूटेरिन ने पेश किया था, एक व्हाइट पेपर में। 2013 में? सिर्फ आइडिया? हाँ, सिर्फ आइडिया। फिर 2014 में इसका आईसीओ हुआ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिससे फंड रेज किया गया इसकी डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, फंडिंग हुई 2014 में। एग्जैक्टली। और जो इथीरियम नेटवर्क है वो असल में लाइव हुआ जुलाई 2015 में। जुलाई 2015? तो 2009 का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई पूछता है 2009 में 1 इथीरियम की कीमत क्या थी, तो सीधा सा जवाब है 0, 0, क्योंकि वो था ही नहीं। ये तो क्लियर हो गया। 2015 से सफर शुरू हुआ। अब आते हैं आज पर। यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। आज इथीरियम की क्या पोजीशन है मार्केट में? सोर्स बताता है कि आज की तारीख में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के बाद। नंबर 2 पर? हाँ जी। और जिस टाइम ये सोर्स लिखा गया था उस वक्त इसकी कीमत थी लगभग $3,23,000 रुपए। डॉलर्स में कहें तो करीब $3,743 प्रति ईथ। $3,23,000 रुपए? और उस वक्त 24 घंटे में इसमें करीब 3% की बढ़त भी थी। मार्केट कैप की बात करें तो हाँ, मार्केट कैप कितना है? $451 बिलियन से ज्यादा। $450 बिलियन? बाप रे। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू है, कितना भरोसा है इस पर। ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होगा शायद। जबरदस्त। लेकिन क्या सिर्फ कीमत और मार्केट कैप ही इसकी खासियत है, या टेक्नोलॉजी में भी कुछ दम है? सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताता है? हाँ, टेक्नोलॉजी तो इसकी जान है, कह सकते हैं। सोर्स में 2022 के द मर्ज अपग्रेड का जिक्र है। ये बहुत बड़ा बदलाव था। द मर्ज? हाँ, सुना है इसके बारे में। क्या था ये? बेसिकली इसने इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट कर दिया। प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा बिजली और कंप्यूटिंग पावर लगती थी। हाँ, माइनिंग में। बिल्कुल। प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें कॉइन होल्डर्स ही नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, और सोर्स कहता है कि इससे एनर्जी कंजम्पशन 99% से भी ज्यादा कम हो गया। 99%? ये तो कमाल है। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा। फिर 2014 में डेंकुन अपग्रेड आया। डेंकुन? हाँ, डेंकुन। इसने लेयर 2 नेटवर्क्स पर ट्रांजैक्शन फीस को बहुत कम कर दिया। लेयर 2 वो चेन्स जो इथीरियम के ऊपर बनी है, ताकि ट्रांजैक्शंस तेज और सस्ती हो सके। अच्छा, तो स्केलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और भविष्य में पेट्रा जैसे और अपग्रेड्स आने वाले हैं। इनसे उम्मीद है कि इथीरियम और भी ज्यादा स्केलेबल और एफिशिएंट बनेगा। तो टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अगर इथीरियम 2009 में था ही नहीं, तो लोग ये सर्च क्यों कर रहे हैं? ये गलतफहमी इतनी फैली हुई क्यों है? सोर्स इसके पीछे एक बड़ा कारण बताता है, फोमो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, वही, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं वाला डर। लोग आज इथीरियम की इतनी ज्यादा कीमत देखते हैं, लाखों में, और सोचते हैं काश मैंने इसे बिल्कुल शुरुआत में ले लिया होता, जब ये सस्ता था। वो सोचते हैं कि शुरुआत 2009 थी। हाँ, और फिर वो सोचते हैं कि अगर 2009 में लिया होता तो आज करोड़पति होते। ये काश वाली जो सोच है ना, ये उन्हें गलत जानकारी की तरफ धकेल देती है। समझ आता है। और सोर्स ये भी बताता है कि कुछ ऑनलाइन कंटेंट भी इसे बढ़ाता है, जैसे यूट्यूब पर वीडियोस या ब्लॉग पोस्ट्स जिनके टाइटल होते हैं, अगर आपने 2009 में इथीरियम में $100 लगाए होते तो।
ऐसे क्लिक बेट टाइटल। हाँ, देखें ऐसे टाइटल्स। तो ये चीजें खासकर जो नए लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं उन्हें आसानी से कंफ्यूज कर देती हैं। उन्हें लगता है शायद सच में 2009 में इथीरियम था। ये तो मिसलीडिंग है फिर। बिल्कुल। और ये क्रिप्टो स्पेस में एक पैटर्न सा बन गया है। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फैक्ट्स चेक करना भूल जाते हैं। सही बात है। तो ये सब जानने के बाद एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए? क्या टेक अवे है इस पूरी कहानी का? सोर्स का निचोड़ यही है कि देखिए, गुजरे हुए कल के काल्पनिक मुनाफे पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है कि काश मैंने तब ले लिया होता। हाँ, वो तो अब हो नहीं सकता। बिल्कुल। जरूरी यह है कि आज पर फोकस करें। अगर आप इथीरियम या किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च करें। इथीरियम की अपनी टेक्नोलॉजी है, उसका अपना इकोसिस्टम है, उसके अपने फायदे नुकसान हैं, उनको समझें। मतलब फंडामेंटल्स देखें। हाँ, फंडामेंटल्स देखें, तथ्यों को परखें और सबसे जरूरी गलत सूचनाओं से, मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहें। सिर्फ फोमो में आकर या किसी के कहने पर पैसा ना लगा दें। बिल्कुल सही सलाह है। तो लब्बुलुबाब ये है कि इथीरियम का सफर 2015 में शुरू हुआ, 2009 में नहीं। और आज इसकी जो कीमत है, मार्केट कैप है और जो लगातार टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, वो इसे क्रिप्टो वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे क्रिप्टो के शुरुआती दिनों से जुड़ी गलत धारणाएं आज भी लोगों की सोच को, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। सही कहा। और ये भी कि इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में वेरीफाई करना कितना जरूरी है, जानकारी को क्रॉस चेक करना, खासकर जब आपकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। तो ये थी आज की चर्चा इथीरियम के इतिहास और उसकी कीमत से जुड़े एक आम सवाल पर। हाँ, उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इससे कुछ स्पष्टता मिली होगी। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।